कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों के प्रयास भी जारी। केरल ने आज से 9 दिनों का राज्यव्यापी लॉकडाउन लगाया। तमिलनाडु और कर्नाटक में भी 10 मई से 2 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत कोविड से जुड़ी खबरों के साथ। कोविड संशोधित चिकित्सकीय प्रबंधन, कोविड मरीजों की राष्ट्रीय भर्ती नीति की गई। संशोधित भर्ती मरीज केंद्रित और अधिक व्यापक उपचार के लिए कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट होना जरूरी नहीं है। अस्पताल किसी भी मरीज को भर्ती होने से इनकार नहीं कर सकते हैं। उपचार के लिए कोविड पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी नहीं है। इसमें अब संशोधन किया गया है। अस्पताल किसी भी मरीज को भर्ती होने से अब इनकार नहीं कर सकते हैं। किसी भी शहर का व्यक्ति किसी दूसरे शहर में भी अब इलाज करवा सकता है। तो ये कुछ संशोधन किए गए हैं कोविड-19 संशोधित चिकित्सकीय प्रबंधन के तहत। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी 27 यूरोपीय संघ के सदस्यों और राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक बैठक में हिस्सा लेंगे। ये सभी नेता कोरोना महामारी से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं के सहयोग पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल के निमंत्रण पर पीएम मोदी आज एक विशेष आमंत्रित के रूप में यूरोपीय परिषद की बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा द्वारा आयोजित की गई है। पुर्तगाल वर्तमान में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के सभी सदस्य देशों की पहली ऐतिहासिक बैठक से पहले मेजबान देश पुर्तगाल के सिटी हॉल ऑफ पोर्टो की इमारत को कल रात तिरंगे की रोशनी से जगमग किया गया। और यूरोपीय संघ और भारत के बीच आज अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने एक लेख लिखा है, जिसमें दोनों नेताओं ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच के संबंधों को लेकर विचार व्यक्त किए हैं। इस बैठक को भू राजनीतिक रूप से बेहद ही महत्वपूर्ण करार देते हुए दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई है कि दुनिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों के बीच आपसी साझेदारी और मजबूत होगी, जिसका सकारात्मक असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर भी देखने को मिलेगा। दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि इस बैठक से यूरोपीय संघ और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बीच संबंधों के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। दोनों नेताओं ने इस बैठक को अर्थव्यवस्थाओं, डिजिटल ट्रांजिशन, संपर्क, स्वास्थ्य, ऊर्जा और जलवायु के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और बढ़ाने की दिशा में एक बेहतर अवसर बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में कोरोना की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा कर उन्हें मध्य प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया और लगातार घट रहे पॉजिटिविटी रेट व तेजी से बढ़ रहे रिकवरी रेट की जानकारी दी। उनसे मैंने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए अभिनव प्रयासों को भी साझा किया। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों पर संतोष व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन मुझे दिया है। मैं उन्हें सादर धन्यवाद देता हूं। उनके नेतृत्व में कोविड-19 से मध्य प्रदेश को मुक्त करने का अभियान जारी है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज फोन के माध्यम से हिमाचल में कोविड की स्थिति के बारे में जानकारी ली। हमने प्रधानमंत्री जी को कोविड मरीजों की सुविधार्थ ऑक्सीजन, अस्पतालों में बिस्तरों की क्षमता, टीकाकरण अभियान सहित प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे सभी कार्यों से अवगत करवाया। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस संकट से निपटने हेतु हिमाचल को हर संभव सहायता प्रदान करने का भरोसा दिया है। इस कोरोना काल में हिमाचल की चिंता करने के लिए देवभूमि हिमाचल की समस्त जनता की ओर से
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में वायुसेना ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। इसी क्रम में भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान ने सिंगापुर से 3 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनरों को सिंगापुर से लाया है, जो कि पानागढ़ एयरबेस पर उतरा है। इसी तरह भारतीय वायुसेना इजराइल से अपने C-17 मालवाहक विमान में 3 क्रायोजेनिक कंटेनरों और अन्य चिकित्सा उपकरणों को लेकर आ रही है, जो कि हिंडन एयरबेस पर उतरी। वहीं वायुसेना के C-17 मालवाहक विमान के जरिए हैदराबाद से भुवनेश्वर 6 ऑक्सीजन कंटेनर पहुंचाए गए। साथ ही 3 ऑक्सीजन कंटेनरों को चंडीगढ़ से रांची लाया गया। 3 क्रायोजेनिक कंटेनरों को हिंडन से रांची लाया जा रहा है। 4 क्रायोजेनिक कंटेनर लखनऊ और आगरा से रांची पहुंचाए जा रहे हैं। और देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए भारतीय रेलवे मिशन मोड में है। गुजरात से दिल्ली कैंट के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज सुबह रवाना हो गई। इन ऑक्सीजन टैंकर्स में कुल 129.86 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भेजा जा रहा है। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी। वहीं महाराष्ट्र के लिए ऑक्सीजन लेकर तीसरी ट्रेन आज तड़के नागपुर पहुंची। ये ट्रेन कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन से भरे टैंकरों को लेकर ओडिशा के अंगुल से चलकर यहां पहुंची है। ट्रेन से 4 टैंकर उतारे गए, जिनमें 56.3 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है। पिछले महीने 2 ऑक्सीजन ट्रेन महाराष्ट्र पहुंची थी। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DD न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि देश में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। साथ ही सेना के साथ साथ रेलवे और अन्य सरकारी एजेंसियां ऑक्सीजन और चिकित्सा उपकरणों को एक जगह से दूसरी जगह पूरी मुस्तैदी के साथ पहुंचाने का काम कर रही है। कोरोना के खिलाफ पूरे देश की जंग जारी है और इसमें रक्षा मंत्रालय ने अपनी पूरी ताकत लगाई है आपदा से निपटने के लिए। एंड वेरी ऑनर्ड टू हैव हमारे साथ माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी दूरदर्शन से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देशवासियों के मन में कई सवाल है, लेकिन सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे असेसमेंट क्या है अभी ग्राउंड सिचुएशन को लेकर, और खास तौर पर हम ये पीक की बात बार बार कर रहे हैं, वो पीक कब एक्सपेक्टेड है और क्या कुछ तैयारियां हैं उसको लेकर? मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि एक थर्ड वेव भी आने वाली है। वो कब आएगी, क्या होगी, इसके बारे में भी कुछ अलग अलग लोगों के अनुमान हैं। लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि हमको उसकी भी तैयारी करनी चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से हमारा देश उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए भी तैयार है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, ऑक्सीजन की कमी है, ये जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ, सबसे पहले तो क्या आप मानते हैं कि एक परसेप्शन है? क्या आप दूरदर्शन के माध्यम से देश को कुछ बताना चाहेंगे? ऑक्सीजन की कमी है, नहीं है, लॉजिस्टिक्स में प्रॉब्लम है, जो ये इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आई ऑक्सीजन खास देखिए कुछ लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम थोड़ी आई थी, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना कि एकाएक बढ़ जाने के कारण, लेकिन बहुत सारे कंटेनर्स की आवश्यकता होती है। अब कंटेनर्स तो वो बाहर से मंगवाया हम लोगों ने, बड़ी संख्या में कंटेनर्स आ गए हैं। लेकिन अब हो सकता है, मैं ये दावा नहीं करता कि सभी जगह स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। देश इतना बड़ा है, चुनौती इतनी बड़ी है, तो हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो। इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन यदि होगी तो हो सकता है कि ऑक्सीजन कहीं ना पहुंचा हो, इसके कारण कोई संकट पैदा हो गया हो। लेकिन हमारी गवर्नमेंट पूरी तरह से कासस है। लेकिन अब इतना कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है हमको, लगभग उतना अब हो रहा है, वो कोई संकट नहीं है। अब लॉजिस्टिक्स की भी व्यवस्था हमारी सरकार ने बहुत तेजी के साथ किया है। तो ऑक्सीजन को लेकर कोई संकट की घड़ी नहीं? मैंने कहा ऑक्सीजन की कमी को लेकर, हाँ, कमी के लेकर मैंने बात कही, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अब उतना संकट नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ यह समय जो है आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। यह समय का ऐसा है कि सारे देश को एकजुट होकर, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर इस कोविड महामारी का मुकाबला करना चाहिए। खासतौर पर यह पूरी मानवता की समक्ष संकट है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है।
और इस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। आपने एक बहुत अहम बात की सर कि आलोचना का समय नहीं है, इस वक्त सबको एकजुट मिलकर करना है। और मैं वापस उसी सवाल पे आना चाहूँगी जो आपका मंत्रालय है, पूरी तरह से जिस तरीके से आपने पूरी ताकत लगाई है, आखिरी में देशवासियों के लिए राजनाथ सिंह की तरफ से क्या संदेश है? राजनाथ सिंह जी, खास तौर पर वो परिवारजन जिनके लोग अभी इस समस्या से जूझ रहे हैं और आने वाला समय थोड़ा कठिन है, लेकिन हमारी तैयारी है। लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसका दर्द मैं समझता हूँ केवल हम ही लोगों को नहीं, लेकिन बल्कि समस्त देश के जागरूक नागरिकों को इसका दर्द होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वह आश्वस्त रहें। सरकार पूरी तरह से इस कोविड-19 की चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर हम सभी के सहयोग से विजय प्राप्त करेंगे, इसके प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो आगे का भी चैलेंज आएगा, उस चैलेंज का भी हम मुकाबला करेंगे, उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आपातकालीन शक्तियां देने के पीछे किसी तरह की देरी नहीं होना, ये मकसद था। खास तौर पर आपने मुकाबले की बात की, जल थल वायु सेना, ये एक जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक डोमेन में, आपने भी काफ़ी विस्तार पे इस पे बात की है। इसके अलावा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़, एक आपने एक इमरजेंसी वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है, मैं खास तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर रही हूँ। ये बात सही है जी। जब कभी डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री किसी काम में लग जाती है तो वार फुटिंग पर ही ये मिनिस्ट्री काम करती है। यूँ ही ये चैलेंज कोविड-19 का इस देश के सामने आया, हमारी मिनिस्ट्री ने और हमारे साथ तीनों हमारे फोर्सेस ने, हमारी जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, DRDO ने, ये वार फुटिंग पर काम करना प्रारंभ किया है। और आज सबको इस बात की जानकारी है कि इस समय जो सिविलियंस की मदद करने में, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करने में हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत ही अहम रोल प्ले कर रही है। हमारी तीनों फोर्सेस भी लगी हुई हैं, हमारी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों फोर्सेस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल इसमें प्ले कर रही हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि दुनिया के दूसरे देशों से जो हमको कंटेनर्स लाने थे, बहुत सारे ऐसे आइटम्स जो लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड हैं, उन सबको जो लाना था, उसमें एयरफोर्स ने और हमारी नेवी ने करिश्मेटिक काम किया है। जो पूरा डिफेंस का apparatus है, आपने उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं, स्पेशल फाइनेंशियल पावर्स दिए हैं, ताकि कोई भी रुकावट ना हो। इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर मैंने दिया है। मैंने कहा कि कोविड-19 के इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए जिस चीज़ की भी आवश्यकता है, उसके लिए मैं आपको इमरजेंसी पावर, फाइनेंशियल पावर ये मैं देता हूँ, ताकि बार बार फाइल हमारे पास आए, उसका हम अप्रूवल करें, तब उसके बाद आगे कार्रवाई, तो कोई रुकावट ना पैदा हो। इस कारण मैंने यही इमरजेंसी पावर लोगों को दे रखी है और यह काम बहुत पहले ही मैंने कर दिया था। मोदी जी के नेतृत्व में पूरी गवर्नमेंट वो बराबर बहुत ही एक्टिव और इफेक्टिव रोल अपना प्ले करना प्रारंभ कर दिया था। और सच्चाई तो यह है कि जब फर्स्ट वेव आई थी, उस समय भी यह माना जा रहा था कि सेकेंड वेव और थर्ड वेव की पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता था। मैंने कोई बिल्कुल दावे के साथ नहीं कह सकता था कि आएगा ही। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि कुछ कहा नहीं जा सकता है, अनसर्टेनिटी थी। फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने उसकी तैयारी कर रखी थी। बढ़ेंगे आगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में 180 जिलों में पिछले 7 दिन से एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि केवल 0.39% मरीज वेंटिलेटर पर और 3.70% मरीज ऑक्सीजन सुविधायुक्त बिस्तरों पर हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने आज कोविड महामारी पर मंत्रियों के समूह की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान ऑक्सीजन, थेरेपी, निदान और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों की समीक्षा की गई। बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और अन्य अधिकारी शामिल हुए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अब तक 16 करोड़ 73 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। उन्होंने पहले और दूसरे टीके के बीच बढ़ते अंतर पर चिंता जाहिर की। हर्षवर्धन ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ सक्रिय रूप से काम कर रही है और अधिक से अधिक लोगों को दूसरा टीका लगवाने के लिए प्रेरित भी कर रही है। Till yesterday night, as per the data compiled in the morning, we have been able to administer 16 crore 73 lakh
46,544 doses to our countrymen in the various priority groups. In the health workers category, 95,22,639 health workers have got the first dose, and 64,30,277 health workers got the second dose. और देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। कोरोना संक्रमण के ताज़ा आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 4,01,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,18,609 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 37,23,446 है। बीते 24 घंटों में देश भर में 4,187 मरीजों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 2,38,270 हो गया है। वहीं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि देश भर में 7 मई तक कुल 30,04,10,043 नमूनों का परीक्षण किया गया, जिनमें 7 मई को 18,08,344 नमूनों की जांच हुई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच आज एक राहत भरी खबर आई। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने कोरोना के इलाज के लिए DRDO की एक दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। दवा के क्लिनिकल ट्रायल सफल साबित हुए हैं। दावा है कि जिन मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी देखी गई। साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म. दिस ड्रग is very its mechanism of action is very unique, and as per the basics of this drug, basic principle of this drug, the drug will be very effective on the different variants also of the SARS-CoV-2 virus. हमने पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-deoxy-D-ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में, और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। खबर केरल से है। केरल में कोरोना महामारी की दूसरी लहर को रोकने के लिए आज से 9 दिन का पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण के कल तक कुल 4 लाख सक्रिय मामले हैं और कोविड जांच की पॉजिटिविटी रेट पिछले सप्ताह से लगातार 25% से अधिक बनी हुई है। आज से लागू पूर्ण लॉकडाउन के दौरान रेल और वायु सेवा के अलावा कोई अन्य सार्वजनिक परिवहन नहीं चल रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाने के लिए ही टैक्सी को आने जाने की छूट मिली हुई है। इस दौरान वस्तुओं और आपातकालीन सेवाओं के लिए ही अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ शादी विवाह या अंतिम संस्कार जैसे कामों के लिए केवल 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी। राज्य के मुख्यमंत्री P. विजयन ने कहा है कि कोरोना प्रतिबंधों का पालन की निगरानी के लिए 25,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और साथ ही कोविड को लेकर सोशल मीडिया पर फर्जी संदेश प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं तमिलनाडु सरकार ने राज्य में बढ़ रहे कोविड संक्रमण के मामलों को देखते हुए राज्य में 10 मई से लेकर 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। किराना, सब्जी, मांस और मछली बेचने वालों को छोड़कर सभी दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार को सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। ये तमिलनाडु की बात हो रही है। यहाँ ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी पूर्ण लॉकडाउन की अवधि में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। किराना, सब्जी, मांस और मछली बेचने वालों को छोड़कर सभी दुकानों के संचालन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। रेस्टोरेंट से केवल भोजन ले जाने की अनुमति होगी। टेक अवे की सुविधा होगी। चाय की दुकानों को दोपहर 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी। होटलों में ठहरने वालों को उनके कमरों में भोजन परोसा जाएगा।
साथ ही मनोरंजन, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और खेल सहित सभी कार्यक्रमों पर टोटल बैन होंगे। ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा आदि को भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। क्लब, मनोरंजन क्लब, बार, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, मीटिंग हॉल को भी इस दौरान बंद रखा जाएगा। आपदा राहत से जुड़े राज्य सरकार के कार्यालय हालांकि इस दौरान खुले रहेंगे। राज्य में सभी निजी प्रतिष्ठान के कार्यालय बंद रहेंगे, उनके कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। धार्मिक त्योहारों को भी मनाने पर इस दौरान प्रतिबंध होगा। राज्य के पर्यटन स्थलों पर भी पर्यटकों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। टैक्सी सर्विस और ऑटो सर्विस को भी संचालन की अनुमति नहीं होगी। विवाह, अंत्येष्टि, साक्षात्कार, अस्पताल तक संबंधित जो दस्तावेज हैं उसके साथ ही आपको यात्रा की अनुमति होगी। इसके बगैर आप नहीं जा सकते हैं। रेहड़ी पटरी वालों को भी अपने सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी सड़कों पर। किराने दुकान भी दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेंगी। और इस सबके बीच केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों को कोविड के खिलाफ चल रही राष्ट्रव्यापी जंग में खुलकर मदद कर रही है। इसी क्रम में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने सहित सूबे के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ किया जा रहा है, इन सभी विषयों पर हमारे सहयोगी ओपी यादव ने खास बातचीत की केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ। हमारे साथ केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में कोरोना काल में क्या क्या महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं ताकि आम जन की जान बचाई जा सके और सच्ची राष्ट्र सेवा का परिचय दिया जा सके। अभी कोरोना काल चल रहा है, आपने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, क्या क्या मुख्य कार्य अभी हो रहे हैं? कोरोना संकट से अपने देश और अपने प्रदेश को बचाने के लिए हर कोई हर संभव प्रयास कर रहा है। मैंने भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश में, जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 3 PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाने की शुरुआत की है और इसको रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर हम लगाकर पूरा कर देंगे। वहीं पर हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स देने का काम 155 के लगभग उसका किया है और इसके अलावा ऑक्सीजन रेगुलेटर विद रोटामीटर, ऑक्सीजन मास्क, N95 मास्क, 3 प्लाई मास्क, PPE किट्स और साथ में नेजल कैनुला से लेकर बाकी सब इस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स देने का काम भी पूरे हिमाचल प्रदेश में करने जा रहे हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में कोरोना को हराने का काम किया जा सके, कोविड वॉरियर्स को सारी सुविधाएं मिल सके और कोविड पेशेंट्स को जल्दी स्वस्थ होकर अपने घर जाने का मौका मिले। जैसे मोदी जी ने PM केयर से नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी धन उपलब्ध करवाया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार उसको भी जल्द बना लेगी। आपकी जो मास अपील है उससे कहीं न कहीं लोगों में एक जागरूकता जाए, इसलिए लोगों को क्या करना चाहिए? कोरोना की जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की, वो कौन कौन सी है जिनका पालन करें? मैं 2 बातें कहूँगा। पहली, कोविड गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। 2 गज की दूरी, मास्क पहनना जरूरी, हाथों को निरंतर साफ करना जरूरी, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा इम्यूनिटी लेवल बढ़े, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर के अंदर बढ़े। हम प्रोटीन डाइट लें ताकि हमारा सिस्टम जो है वो कोरोना से लड़ सके और उसको हरा सके। मेरा अनुरोध ये रहेगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका मानना है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ज़रूरी है। भारत सरकार कोरोना को हराने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और इसी के तहत इन्होंने हमीरपुर के साथ पूरे हिमाचल प्रदेश में कोविड केयर सेंटर बनाने के अलावा अन्य तरह के जरूरी एहतियात बरतने के काम किए हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुमित के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को शनिवार शाम तक उनसे मुलाकात करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के गृह सचिव ने उन्हें चुनाव के बाद हुए हिंसा से जुड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति से अवगत नहीं कराया। राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट कर कहा कि पश्चिम बंगाल के गृह सचिव ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त की इस संबंधी रिपोर्ट उन्हें नहीं भेजी है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को आज शाम 7 बजे से पहले मुझसे मुलाकात करने को कहा गया है, क्योंकि गृह विभाग के
एसीएस अतिरिक्त मुख्य सचिव ने चुनाव के बाद हिंसा के संबंध में कानून और व्यवस्था पर स्थिति रिपोर्ट पेश नहीं की है। धनखड़ ने कहा है कि राज्य चुनाव के बाद हिंसा की सबसे गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, लेकिन संवैधानिक प्रमुखों को कोई जानकारी नहीं दी गई है। इसकी बिल्कुल अपेक्षा नहीं थी। गौरतलब है कि राज्य में चुनाव बाद हिंसा और बढ़ती हिंसा के मद्देनजर हालात का जायजा लेने गई केंद्रीय गृह मंत्रालय की 4 सदस्यीय टीम ने राजभवन में राज्यपाल धनखड़ से कल मुलाकात की थी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। कोरोना महामारी का मुश्किल भरा दौर है। ऐसे मुश्किल भरे दौर में भी बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, आपदा को अवसर में तब्दील कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये हैं आगरा के सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने मुश्किल भरे इस दौर में एक प्रण लिया कि शहर में कोई भी जन भूखा नहीं सोएगा। उसके लिए ये लोग दोनों वक्त का खाना बनाकर शहर में जरूरतमंद लोगों को बांटते हैं। मुंबई के रहने वाले शहनवाज शेख ने लोगों की मदद करने के लिए कुछ दिन पहले अपनी 22 लाख रुपए की SUV गाड़ी बेच दी। उन्हें जो पैसा मिला, उन पैसों से शहनवाज ने जरूरतमंदों के लिए 160 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदे। खास बात ये है कि वो इन ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मरीजों से कोई पैसा नहीं लेते। चंडीगढ़ सेक्टर 22 स्थित होटल जलंधर कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिवार को जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, उन्हें निशुल्क भोजन की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, ये जो एक परसेप्शन बिल्डअप हुआ, सबसे पहले तो क्या आप मानते हैं कि एक परसेप्शन है? चुनौती इतनी बड़ी है तो हो सकता है कहीं पर कोई कमी रह गई हो, इस संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अब इतना कहा जा सकता है कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन जितनी आवश्यकता है हमको, लगभग उतना अब हो रहा है, वो कोई संकट नहीं है। मैं समझता हूँ यह समय जो है आलोचना प्रत्यालोचना का नहीं है। यह समय का ऐसा है कि सारे देश को एकजुट होकर, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर कोविड महामारी का मुकाबला करना चाहिए। यह पूरी मानवता की समक्ष संकट है, पूरी मानवता के लिए चुनौती है और इस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करेंगे, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। देशवासियों के लिए राजनाथ सिंह की तरफ से क्या संदेश है? लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, इसमें कहीं दो राय नहीं। इसका दर्द मैं समझता हूँ केवल हम ही लोगों को नहीं, बल्कि समस्त देश के जागरूक नागरिकों को इसका दर्द होगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वह आश्वस्त रहें। सरकार पूरी तरह से इस कोविड-19 चुनौती का मुकाबला करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस पर हम सभी के सहयोग से विजय प्राप्त करेंगे। इसके प्रति हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। जो आगे का भी चैलेंज आएगा, उस चैलेंज का भी हम मुकाबला करेंगे, उस पर भी विजय प्राप्त करेंगे। नमस्कार, मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसीलिए जरूरी है कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों ने, अलग अलग राज्य सरकारों ने भी ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं कि आप घर पर रहकर भी सरकारी विभागों के जो काम है वो आसानी से करा सकते हैं। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सरकारी कार्यालयों में भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं। इसीलिए अलग अलग तरीके से तैयारियां की गई हैं। मई और जून के महीने में राशन वितरण भी निःशुल्क किया जाएगा, सरकार का एक बड़ा फैसला है। इसके लिए माई राशन ऐप भी